हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू द दून डिफेंस ड्रीमर्स प्राइवेट लिमिटेड। गाइस, आज के इस टॉपिक में फिजिक्स का जो लेक्चर होगा, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं काइनेमेटिक्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, व्हाट इज काइनेमेटिक्स, डेफिनेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली है क्या, पहले मैं आप लोगों को इस टर्म को क्लियर करता हूं। दैट इज द वेरी फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग इसको क्लासिकल मैकेनिक्स जो भी आप बोलो, आप बोल सकते हो। इसमें हम लोग बेसिकली उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। इन द सेंस मैं कह सकता हूं, द ऑब्जेक्ट मस्ट हैविंग वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड। ये सब चीजें जब किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट होती हैं तो स्टडी ऑफ दीज टर्म्स दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। बट यहां पर हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, दैट वी विल नेवर टॉक अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। तो अगर मैं आपको एक शॉर्टकट में एक सीधी सी बात बोलूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, तो मैं क्या बोलूंगा, द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट in motion without knowing the cause of motion. So that's what we call the kinematics is. Clear? चलिए अब हम यहां पे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यहां पर मैं इसको क्या कहूंगा, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम। नाउ रेफरेंस फ्रेम को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है आपका इनर्शियल और एक है आपका नॉन इनर्शियल। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक है इनर्शियल, जिसको मैं अभी समझाऊंगा आपको, एक होता है नॉन इनर्शियल, दोनों को मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं डिस्कस करता हूं आपसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहा जाता है। ठीक है, देखो इमेजिन करो, आपको 11th क्लास में अगर आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग 12th क्रॉस कर चुके हो, तो दोनों को ही मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी कि जब लिफ्ट जो थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, लोअर डायरेक्शन में जा रही थी, आप लोग लिफ्ट के अंदर रह सकते थे, लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही थी, और तब आप एक फॉर्मूला यूज करते थे, R इक्वल टू mg प्लस एम ए, mg माइनस एम ए। तो वो पूरे कंडीशनल फॉर्मूला था। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट लगा दूं इसमें, और इसमें मैं बोलूं कि आप लिफ्ट के अंदर हो, लिफ्ट के अंदर आप भी मूव कर रहे हो, और आपका एक्सीलरेशन कुछ और है, लिफ्ट का एक्सीलरेशन कुछ और है, क्या तब भी मैं इस फॉर्मूले को लगा सकता हूं R इक्वल टू mg प्लस एम ए? नहीं। इन दैट सिचुएशन दिस फॉर्मूला इज टोटली इनवैलिड। नाउ व्हाई? ऐसा क्यों होता है, अब इस चीज को समझना। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं इस चीज को। लेट्स से यहां पे एक इमेजिन करते हैं, ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म है और यहां पर एक बस है। ठीक है, ये आपके पास एक बस है। मैंने क्या बोला, इस बस की जो स्पीड है मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड है, दैट इज द स्पीड ऑफ द बस, और मैंने बोला ये 10 सेकंड के लिए ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये रहा A और ये रहा B। तो मैं आपको बोलता हूं कि स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, टाइम 10 सेकंड है। नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इतने समय में। तो आप सिंपल से क्या करोगे, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, 200 मीटर आ गया, खत्म। ये कोई बड़ी चीज नहीं थी। डिस्टेंस इक्वल टू 200 मीटर, आराम से हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको यहां पे थोड़ा सा एक चेंज करूं, वो ये बोल दूं कि भाई अभी तक तो बस मूव कर रही थी, लेकिन अब ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये भी मूव कर रहा है विद 10 मीटर पर सेकेंड। ये प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा है और उसके ऊपर वो बस भी मूव कर रही है। अब मुझे बताओ, क्या स्टिल द फॉर्मूला इज वैलिड? नहीं, अब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, अब हमें यहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे। समझे? तो आज तक जो आपने फॉर्मूले पढ़े, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन जो डिस्कस करी, सारी की सारी इनवैलिड हो जाती हैं अगर जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो और वो प्लेटफॉर्म भी आपके साथ साथ चलने लग जाए तब। ठीक है, अब बात आती है कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या है, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, वो फ्रेम जहां पर आप मूव नहीं, आपका फ्रेम मूव नहीं करेगा, आप मूव करोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिफ्ट की बात करी थी, वहां पे क्या होता है, लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, लेकिन आप रेस्ट पे हो। इस कंडीशन में क्या होता है, हमें सिर्फ R इक्वल टू mg प्लस एम ए, मास आपका होगा दोनों कंडीशन में, लेकिन एक्सीलरेशन लिफ्ट का देखा जाएगा। क्लियर? तो पहले मैं रेफरेंस फ्रेम को एक छोटा सा डाउट क्लियर करता हूं आपका कि रेफरेंस फ्रेम क्या है। एक छोटा सा कॉपी का पन्ना लो, है ना, छोटी सी A4 शीट होती है, उस पर ना कौवा बनाओ। कौवा होता है, कौवा, क्रो।
एक कौवा बनाओ। आप कितना बड़ा कौवा बनाओगे? A4 शीट है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई एक छोटा सा पहाड़ बनाते हैं, सूरज बनाते हैं, नदी बनाते हैं और साइड में 2-4 कौवे बना देते हैं, छोटे छोटे आप साइड में कौवे बना दोगे, राइट। अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा A4 शीट थी ना, अब उस A4 शीट को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब क्या होगा? पहाड़ बड़े हो जाएंगे, जितनी बड़ी शीट होगी पहाड़ बड़े हो जाएंगे, सूरज बड़ा हो जाएगा, नदी बड़ी हो जाएगी और कौवे भी बड़े हो जाएंगे। होगा ऐसा? अब ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर मैं पेपर का साइज और बढ़ा दूं, अगर मैं पेपर को और बड़ा कर देता हूं तो ये चीज और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आपको मैंने इतना बड़ा पेपर दे दिया और आप उसमें ड्राइंग यहां साइड में करोगे, नहीं, आप उस पूरे पेपर को कवर करोगे। दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस फ्रेम। इसी चीज को रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है कि भाई जितना बड़ा फ्रेम है आप उसके हिसाब से चीजों को करोगे, उसके हिसाब से मैनेजमेंट करोगे। तो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इनर्शियल और नॉन। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या है, देखो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जहां पर जो फ्रेम होता है वो रेस्ट पे होता है, बाकी पूरी दुनिया मूव कर रही होती है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देखो, इस डायग्राम को अगर आप देखोगे पूरा का पूरा, तो देखो लड़की यहां पे खड़ी हो रखी, ये अपनी जगह से नहीं मूव कर रही, ये बस आगे से जा रही है और जहां से ये बस जा रही है, आप देखो इस लड़की के हिसाब से ये बस पहले यहां पे थी, इस लड़की के हिसाब से बस पहले यहां पे थी ए पे, अबे थोड़ी देर में ये बस यहां से मूव करके बी पॉइंट पे चले जाएगी। होगा ना ऐसा? क्योंकि लड़की, अब देखो अगर सोचो रोड भी आगे की तरफ जा रही होती तो क्या लड़की को पता लगता कि बस मूव कर रही है या नहीं कर रही है? कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो दैट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल। जब फ्रेम भी मूव करने लगता है तो हम उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, और जब फ्रेम रेस्ट पे होता है हम उसे इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? रेफरेंस, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम किसको बोला जाएगा? द फ्रेम इन विच न्यूटोनियन मैकेनिक्स आर फॉलोड। यहां पे लिखा नहीं है मैंने, न्यूटोनियन मैकेनिक्स आर फॉलोड कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम, यानी कि जिस फ्रेम में न्यूटन के सारे नियम काम करेंगे उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। और जहां पे न्यूटन के नियम काम नहीं करते, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, देखो इमेजिन करना है इस चीज को, आप बस में बैठे हो, ठीक है, आपका दोस्त बाहर रोड से आपको देख रहा, आपके दोस्त के हिसाब से आप मूव कर रहे हो, सही बोला, लेकिन जो आपका दोस्त बस में बैठा है उसके हिसाब से वो मूव नहीं कर रहा, वो तो रेस्ट पे, वो भी सही है। अगर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए दोनों अपनी जगह पे सही हैं। भाई ये अगर आपकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है प्रिया और इस बस के अंदर एक बंदा बैठा है उसका नाम है रिदम, ठीक है, अब प्रिया के हिसाब से जो रिदम है वो मूव कर रहा है, लेकिन जो रिदम है वो तो बस के अंदर बैठा है, वो कह रहा भाई मैं तो मूव ही नहीं कर रहा, मैं तो एक ही जगह पे बैठा हूं। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। दिस इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां पे मान लूं, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, अब इस चीज को समझना ध्यान से। मान लो मैं जुपिटर पे बैठा हूं और जुपिटर से अर्थ के अंदर झांक रहा हूं, तो मैंने क्या देखा, एक बस मूव कर रही है, एक बस जो है वो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन मैंने एक चीज और नोटिस की कि जिस मैं अर्थ को देख रहा हूं ना जुपिटर से बैठ के, तो जब मैं अर्थ को देख रहा हूं अर्थ भी मूव कर रही है। ठीक है, अगर ये मेरी अर्थ है, इसके अंदर एक बस है गोल गोल घूम रही, तो ये अर्थ भी ऐसे घूम रही है और ये बस इसके अंदर घूम रही है। तो ये जो अर्थ है ये फ्रेम हुआ, ये जो अर्थ है ये फ्रेम होगी उस बस के लिए, तो यहां पे फ्रेम भी मूव कर रहा है और बस भी मूव कर रही है। इन दैट सिचुएशन न्यूटन के नियम काम नहीं करते, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियम काम करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियम काम नहीं करते। इनर्शियल फ्रेम का एक्सीलरेशन हमेशा 0 होता है, इनर्शियल फ्रेम का एक्सीलरेशन हमेशा 0 होता है, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सीलरेशन 0 नहीं होता। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास फ्रेम के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। क्लियर? नाउ अब हम आगे चलते हैं। इसमें आगे आप देखो, ये आपको मैंने एग्जांपल दे रखा है नॉन इनर्शियल फ्रेम का, भी ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखो अब जो इसके अंदर बैठा है, आई कैन सी दैट बॉय इज गोइंग बैकवर्ड, यानी कि इस आदमी को क्या लग रहा है, जो कार के अंदर बैठा है उसको क्या लग रहा है कि ये लड़का पीछे की तरफ जा रहा है, जबकि लड़का तो अपनी एक जगह पे खड़ा है और इसको क्या लगता है कि आगे की तरफ जा रहा है, जबकि वो आदमी जो है वो बस सिर्फ ट्रक के अंदर बैठा हुआ है, वो कहीं मूव नहीं कर रहा है। तो बोथ आर करेक्ट इन देयर रेस्पेक्टिव फ्रेम। क्लियर?
नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बहुत बेसिक सी चीज करेंगे स्केलर वेक्टर के बारे में, कोई बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे। तो एक बेसिक सी बात मैं स्केलर वेक्टर के बारे में आज डिस्कस करूंगा। देखो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई नई बात नहीं है, बस मैं कुछ अलग अलग चीजें इनके बारे में आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे हो, इट इज अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी ऑब्वियसली वी ऑल नो, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज, नाउ देयर इज थर्ड टर्म। अब उस थर्ड टर्म को बताने से पहले मैं थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना चाहता हूं। मैं इसको बताऊंगा नहीं, आप कमेंट बॉक्स में इस चीज का आंसर देना, ठीक है। अगले वीडियो में मैं इस चीज का दूंगा अगर मेरे को कमेंट प्रॉपर मिले तो, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे एक बात बताओ, हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन होती है। चलो पहले वेक्टर क्वांटिटी कौन होती है? जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी डायरेक्शन होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे, कोई नई बात नहीं है। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा चलो अब कुछ चीजें बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन ऐड हो सकती है, ऐड हो सकती है ना, ये चीज तो क्लियर है। तो ये तीन, अब देखो स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर बी जीरो, स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड अप अलजेब्रिकली। ये तीन बातें याद रखना। अब आते हैं वेक्टर पे। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव, यस। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी जीरो, यस। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एडेड अप अलजेब्रिकली, नो, ठीक है। अब ये तीन बातें देखो, मैं ये तीन बातें क्यों समझा रहा हूं, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं एक बहुत अच्छा सा, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। दोबारा बोल रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी कैन बी जीरो, यस, नो। स्केलर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव, नो। स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड अप अलजेब्रिकली, यस। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव, यस। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी जीरो, यस। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एडेड अप अलजेब्रिकली, नो। ये चीज हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वर्क इज स्केलर और वेक्टर। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, जो वर्क है वो स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। अगर वो स्केलर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो स्केलर है तो वर्क नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। वर्क कैन बी नेगेटिव, वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी जीरो, और जो इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है वो स्केलर नहीं हो सकता, पहली बात। और जो इसको फॉलो करता है पॉजिटिव, तो फिर ये वेक्टर भी नहीं हो सकता। तो वर्क आखिर है क्या? इस चीज का जवाब अगले वीडियो में आपको मिलेगा, यहां पर मैं इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। एक और क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलता जुलता, करंट, इलेक्ट्रिक करंट हैज अ फिक्स्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, but still it is a scalar quantity. Why? Temperature can be negative, temperature can be positive, but still it is a scalar quantity. Why? So answer of these questions I am waiting. Just drop down your answer in the comment box. जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी हम इस चीज का वीडियो जो है आगे अगले उसमें डालेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कमेंट के बिना इसका आंसर नहीं मिलेगा, ये भी क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है भाई। चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं स्केलर वेक्टर के बारे में। तीन रूल हो गया, प्लस माइनस जीरो, ये रूल है सिंपल सा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, ठीक है ना। तो स्केलर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। वेक्टर नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकता है लेकिन पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये बात हमने क्लियर कर दी यहां तक। तो ये तो हुआ स्केलर और वेक्टर का लेखा जोखा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के, आप लोग देख सकते हो। देखो स्पीड, अगर देखा जाए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी, अगर मैं इन दोनों के बारे में एक बात करूं तो देखो दोनों बहुत सेम है, ऐसा कोई दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, बस एक छोटा सा अंतर होता है। क्या? सोच के देखो, मैंने आपको बोला कि राम इधर आ, तुझे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना है, ठीक है। अब मैंने बोला श्याम इधर आ, तुझे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में भागना है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। मैंने राम को डायरेक्शन नहीं बताई, श्याम को डायरेक्शन बता दी, दोनों को 20 किलोमीटर पर आवर बोला। तो ये जो डिफरेंस था सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का,
दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड द स्पीड। अगर आप देखोगे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं होता, अंतर किस चीज में होता है, डायरेक्शन में। सेम चीज आती है डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मैंने बोला ए, ये रहा बी, ठीक है, तो ए से लेकर बी तक की दूरी है 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों कितने होंगे, 10, दोनों के दोनों क्या होगा, 10 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि वो पहले ए से बी गया, वापस बी से ए आ गया, है ना, अब डिस्टेंस कितना हो गया, +10। लेकिन भाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव नहीं हो सकती, मैंने अभी रूल बताया था आपको। अब ये वापस आएगी तो -10, तो कितना हो गया, और ये हो गया 20। देखो ये डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर में, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में, वेलोसिटी और स्पीड में। बस ये छोटा सा डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। बाकी टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। टेम्परेचर, वेलोसिटी, वेट, थ्रस्ट, दैट इज टेम्परेचर चेंज, ओके, दैट इज नॉट टेम्परेचर, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट्स इट। इसके बाद हम कुछ बातें करते हैं मोशन के बारे में, ठीक है। यहां पे हमने जो चीजें पढ़ी वो नॉर्मल था, हमने अच्छे से पढ़ लिया इन चीजों को, स्केलर वेक्टर पढ़ लिया, है ना, और जो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करता हूं आपसे मोशन के बारे में, ठीक है। मोशन को मैकेनिक्स में हम लोग एक सिंपल टर्म्स में डिवाइड करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन एंड द रोटेटरी मोशन, या रोटेशनल मोशन जिसे आप बोलते हो। अब यहां पे एक चीज समझना, देखो रोटेशनल मोशन अपनी जगह सही है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे अभी, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जो हमारी प्रायोरिटी है दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। अभी जो हमारी प्रायोरिटी है वो कौन है, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है दैट, अब इसको ध्यान से समझना, द मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम लाइन और डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। या फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन एक सिंपल टर्म्स में बता सकता हूं, द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, चाहे वो जैसे भी जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, याद रखना, वो चाहे ऐसे करता हुआ जाए, चाहे वो ऐसे करता हुआ जाए, चाहे वो सीधा सीधा चले जाए, बस जाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। द पार्टिकल मस्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। अब यहां से ये दोनों चीजें आपको क्या डिस्टिंग्विश करती हैं, देखो यहां पे समझना, रेक्टिलिनियर मोशन होता है द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ जाता है, जैसे कि मान लो देखो मैं यहां पे खड़ा हूं और यहां से पैदल पैदल चल के 3 कदम इधर आ गया, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर। जब सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन में कार जा रही है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर। इसको हम वन डायमेंशन मोशन भी बोल सकते हैं, वन डायमेंशन, 1D। क्लियर। नाउ सेकेंड थिंग दैट इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। नाउ व्हाट इज कर्विलिनियर मोशन? कर्विलिनियर मोशन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 2D और 3D। 2D और 3D ये दो कैटेगरीज है। एक्चुअली होता तो दोनों सेम है। देखो 2D मोशन तो कुछ होता नहीं, क्योंकि अगर अर्थ पे आप लोग एग्जिस्ट करते हो तो हर एक ऑब्जेक्ट 3D में होता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से 2D 3D बोल देते हैं। 2D 3D का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास, अगर आप यहां पे देख पा रहे हो, देखो ये रहा आपका कर्विलिनियर मोशन, एक स्पोर्ट्स कार। अगर मैं एक स्पोर्ट्स कार की बात करूं तो वो ऐसे ट्रैक पे ऐसे घूमती है, तो दैट इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। देखो एक ट्रेन का एग्जांपल दिया है आपको, दैट इज द रेक्टिलिनियर मोशन। ये एक आर्मी है, मार्च कर रही है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। नाउ दैट इज अगेन कर्विलिनियर मोशन, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। ठीक है, सारे मोशंस मैंने आपको यहां पे दिखाए हैं डायग्राम में। तो एक चीज क्लियर, जब कोई बॉडी सीधे सीधे जा रही वो ट्रांसलेटरी, वो सॉरी आपका रेक्टिलिनियर हो गया, और कोई बॉडी एक प्रोजेक्टाइल बना रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लो आपने एक बॉल यहां से कुछ इस तरीके से ऐसे फेंकी, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कर्विलिनियर का एक पार्ट है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल
मोशन। क्लियर? तो कर्विलीनियर और रेक्टिलिनियर बोले तो 1 डायमेंशन, कर्विलीनियर बोले तो 1 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं हम। तो जैसा कि मैंने कहा, अब हम आगे डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, जो भी होता है, हिंदी तो मेरी खतरनाक ही है, ठीक है, वो छोड़ो। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ठीक है भाई। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे, इस चीज को समझते हैं। डन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करते हैं। देखो, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या होता है, जब कोई बॉडी, मान लो आपका लेट्स से, मैंने बोला आपको ये आपकी बॉडी यहां से स्टार्ट किया, ये इसका ओरिजिन है मान लेते हैं, और मैंने क्या किया कि यहां से एक बॉल को थ्रो किया इस तरीके से। तो इस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया और ये धीरे धीरे ऊपर जाते जाते नीचे आई, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो क्लियर है, कोई नहीं, जैसे आपने बॉल फेंक दी, भाला फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया, ये सब चीजें, दीज आर कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सारा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर आता है, ठीक है। और इसकी डेरिवेशन, इसमें देखो हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे, रेंज, टाइम और हाइट। रेंज, टाइम और हाइट, ये 3 चीजें हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग यहां पे एक ब्रेक लेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको स्केलर और वेक्टर का एक तो जो टॉपिक बच गया है, देखो कमेंट जितनी जल्दी आएगा उतना जल्दी हम उसको डालेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ न्यूमेरिकल्स जो एनडीए में अब तक आ चुके हैं 11-12 के बच्चों के लिए, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सारी चीजें, साथ ही साथ स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन भी अगले वीडियो में होगा। तो अगर आप लोगों को टॉपिक्स किसी भी तरीके से वीक हैं तो आप वहां पे क्वेश्चन पुट करिए कि इस टॉपिक में मुझे ये डाउट है, हम वहां पे उस चीज का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। पूरी की पूरी दून डिफेंड ड्रीमर्स की टीम यहाँ पे इस समय मौजूद है आपके सारे सॉल्यूशंस के लिए। सो अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।